हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम बहुत सारी सीक्वेंसिंग पढ़ चुके हैं, सेंगर सीक्वेंसिंग, केमिकल सीक्वेंसिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हमने पढ़े जिनके द्वारा सीक्वेंसिंग की जाती है। आज का जो सीक्वेंसिंग का प्रोसीजर है वो हम पढ़ेंगे पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग के अलावा बाईसल्फाइट डीएनए सीक्वेंसिंग को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We are starting with pyrosequencing. Pyrosequencing is an example of a method designed to determine a DNA sequence. Pyrosequencing एक ऐसा मेथड है जिसको कि डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया है, बट विदाउट हैविंग टू मेक अ सीक्वेंसिंग लैडर। पायरोसीक्वेंसिंग में सीक्वेंसिंग तो होती है लेकिन कोई भी सीक्वेंसिंग लैडर देखने को नहीं मिलता। दिस प्रोसीजर रिलीज ऑन द जनरेशन ऑफ लाइट। अब ये प्रोसीजर जो है ये लाइट के जनरेशन पे डिपेंड करता है। लाइट के जनरेशन का मतलब है ल्यूमिनेसेंस। ये चमक पैदा करता है, उस चमक से ही इसको आप डिटेक्ट कर पाते हैं। और ये करता कब है? इस ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को शो कब करता है? When nucleotides are added to a growing strand of DNA। जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता जाता है, जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, वैसे ये ल्यूमिनेसेंस देता है और पहचान लेता है कि ये डीएनए किस तरीके से वर्क करेगा, और आप पायरोसीक्वेंसिंग की मदद से सीक्वेंसिंग को कर पाते हैं। With this system, there is no gels, fluorescent dye और DDNTPs। पायरोसीक्वेंसिंग के लिए ना तो आपको जेल की ज़रूरत पड़ती है, ना तो फ्लोरिसेंट डाई की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही DDNTPs की कोई भी ज़रूरत पड़ती है। The pyrosequencing reaction mix consists of a single stranded DNA template। जो पायरोसीक्वेंसिंग का रिएक्शन मिक्स है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट पाया जाता है। इसके अलावा सीक्वेंसिंग प्राइमर, सल्फाइलेज एंड ल्यूसीफेरेज, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि पायरोसीक्वेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगेन बताती हूँ क्या क्या चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट चाहिए, सीक्वेंसिंग के लिए एक प्राइमर चाहिए, सल्फाइलाइलेज एंजाइम चाहिए और ल्यूसीफेरेज एंजाइम चाहिए। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही प्लस द 2 सबस्ट्रेट्स एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट, APS। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करके रखना है कि पायरोसीक्वेंसिंग में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसी ही जगहों से पुटअप किए जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो या याद करने वाली चीज़ें हों। तो इन चारों चीज़ों के साथ में यहाँ पे एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट भी यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट हम इसको APS भी बोलते हैं। और इसके अलावा ल्यूसीफेरिन का भी यूज़ किया जाता है। Sequentially, one of the 4 DNTPs is added to the reaction। पहले हम क्या कर रहे थे, 4 ट्यूब्स ले रहे थे, सब में अलग अलग से डाल रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही ट्यूब है और इसमें सीक्वेंस से डाल रहे हैं DNTPs को। कि जैसे कि पहले A डाल दिया, DDATP डाल दिया, DDGTP डाल दिया, DDCTP डाल दिया, उसके बाद में फिर DDTTP डाल दिया। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। इसमें सीक्वेंस्ड मैनर में एडिशन किया जाता है, ऐसे ही नहीं कि सबको एक साथ में मिक्स कर दिया। If the nucleotide is complementary to the base in the template strand next to the 3' end of the primer। अगर जो न्यूक्लियोटाइड है ये कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिस से, कौन बेस? उन बेसिस से जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के नेक्स्ट हैं 3' एंड ऑफ प्राइमर पे। अगर इससे वो कॉम्प्लीमेंट्री है सो डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द प्राइमर। देखिएगा, समझाती हूँ फिर से। ये कोई आपका डीएनए सीक्वेंस है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि
जब न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेस टेम्पलेट स्ट्रैंड के, तो यहाँ पे प्राइमर का एडिशन होता है, प्राइमर के 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करने लगता है। तो वही है कि जब डीएनए है, पहले कुछ इस तरीके से डीएनए होता है, पूरा बाइंड होता है, फिर इसको ओपन किया जाता है। ओपन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे आके प्राइमर बैठ गया। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अब यह क्या जाता है, सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे आके प्राइमर बैठ गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसी 3 प्राइम से ही इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क और भी ज़्यादा ओपन होता चला जाएगा, और भी ज़्यादा सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट मिलता जाएगा, और इधर से ये सिंथेसिस चलेगी, इधर से ये चलेगी। एक लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड की होती है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्राइमर को एक्सटेंड कर देता है 3 प्राइम एंड से। पायरोफॉस्फेट, दैट इज पीपीआई बोलते हैं शॉर्ट में पायरोफॉस्फेट को, इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो पायरोफॉस्फेट है ये रिलीज हो जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ ही, एंड बिटवीन द डीएनटीपीज एंड द प्राइमर। डीएनटीपीज और प्राइमर के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसकी वजह से ये रिलीज हो जाता है। जैसे कि मैं समझाती हूँ, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड आ रहा है भाई, डीडीएटीपी आ रहा है या डीडीजीटीपी आ रहा है, इनके पास में 3 फॉस्फेट लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे प्राइमर अपना काम कर रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है। अब ये क्या करता है, ये एडिशन करवाता है इन न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, इसमें ये 3 होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो बीटा और गामा वाले फॉस्फेट हैं ये रिलीज हो जाते हैं, और ये अल्फा वाला फॉस्फेट आके यहाँ पे जुड़ जाता है, और इसी तरीके से हर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में होगा और पूरी चेन की सिंथेसिस होती रहेगी। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही ये अल्फा है, अल्फा यहाँ पे आता है, जुड़ता है, तो जुड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते ही ये 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं। अब ये जो 2 फॉस्फेट निकले हैं इन्हीं को पायरोफॉस्फेट बोला जाता है। ये दोनों फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं और अपना काम करते हैं। The PPI is converted to ATP by sulfurylase in the presence of APS. APS की प्रेजेंस में जो पायरोफॉस्फेट है ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसको एक और फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, वो फॉस्फेट मिलते ही ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। The ATP is used to generate a luminescent signal. जो ATP है ये ल्यूमिनेसेंट सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करता है। बाई ल्यूसीफेरेज कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ ल्यूसीफेरिन टू ऑक्सील्यूसोफेरिन का हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ATP है इसका यूज़ किया जाता है ल्यूमिनेसेंस के लिए, या जो चमक आ रही है उस चमक को पैदा करने के लिए। और ये अब जो ल्यूमिनेसेंस है ये आता कैसे है, होता इसमें ये है कि ये ल्यूसीफेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो ल्यूसीफेरिन है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सील्यूसोफेरिन में। ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ल्यूसीफेरेज एंजाइम का काम होता है। अगेन मैं समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ATP का यूज़ किया जाता है ल्यूमिनेसेंट को जनरेट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, ल्यूमिनेसेंट की जनरेट करने की प्रक्रिया में जो ल्यूसीफेरिन होता है कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सील्यूसीफेरिन में बाय द ल्यूसीफेरेज एंजाइम। मैं लिख के भी बता देती हूँ, जो ल्यूसीफेरिन है, ल्यूसीफेरिन कन्वर्ट होता है ऑक्सील्यूसीफेरिन में, और एग्जाम्पल यहाँ पे एंजाइम होता है ल्यूसीफेरेज। बस उस लाइन में इतनी सी बात बताई गई है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The process is repeated with each of the 4 nucleotides. अब ये जो प्रोसेस है सारे ही न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में रिपीट होती रहती है। अगेन एडेड सब्सटेंशियली टू द रिएक्शन, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स
आके जुड़ते रहते हैं, उन्हीं की वजह से ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। The generation of a signal indicates which nucleotide is the next correct base in the sequence. जो सिग्नल जनरेट होता है, उस सिग्नल से यही पता चलता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो कि करेक्ट बेस है जो सीक्वेंस में आके जुड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके का ल्यूमिनेसेंस ये प्रोवाइड करते हैं। Results from a pyrosequencing reaction consist of a single peak. जो pyrosequencing reaction से results मिलते हैं उनमें single peak होती है of luminescence associated with the addition of the complementary nucleotide. एक complementary nucleotide होता है, उसी से जाके एक nucleotide जुड़ता है और जुड़ने के बाद में luminescence की एक single peak आपको देखने को मिलती है। और इसमें complementary nucleotide जैसे ही ऐड होता है वैसे ही ये पीक देखने को मिल जाती है। If a sequence contains a repeated nucleotide, अगर जो सीक्वेंस है वो repeated nucleotide का सीक्वेंस कंटेन कर रहा है, फॉर इंस्टेंट GTTAC, एक एग्जाम्पल लिया गया है GTTAC है, रिजल्ट विल बी DG पीक DT पीक। अब अगर दो तरीके के हैं तो इसमें आपको दो पीक मिलेंगी, एक G का पीक मिलेगा, एक T का पीक मिलेगा, क्योंकि ये T रिपीट हो रहा है। एंड जो टी का पीक होगा, टी दो हैं तो यहाँ पे होगा क्या कि जी का पीक तो ऐसा मिलेगा, लेकिन जो टी है टी का पीक इससे जस्ट डबल मिलेगा, क्योंकि भाई ये दो प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों का ही पीक मिलता है एक साथ में। सो डी टी पीक डबल द हाइट ऑफ डी जी पैक, डी ए पीक डी सी पीक। अब इतनी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए पायरो सीक्वेंसिंग बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा, जी टी ए सी, सबकी पीक बराबर रहेगी क्योंकि ये सिंगल सिंगल हैं, तीनों ही सिंगल हैं, तीनों का पीक बराबर है। लेकिन जो टी है ये डबल हाइट का मिलेगा क्योंकि दो टी प्रेजेंट है। अगर इसकी जगह तीन हो टी तो तीस ये और ज़्यादा ऊंचा मिलेगा, चार हो तो चार, या इसके अलावा कोई जैसे सी है, सी डबल हाइट का, इसकी भी ज़्यादा पीक मिलेगी। इस तरीके से रिजल्ट्स आपको इंटरप्रेट करने रहते हैं पायरो सीक्वेंसिंग के केस में। ये देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से पीक मिल रही हैं। ये है सीक्वेंसिंग ऑफ अ हेटेरोजाइगस जीटी म्यूटेशन इन एक्सॉन 12 ऑफ द रैस जीन। एक रैस जीन होता है उसमें म्यूटेशन का दिखाया गया है। द नॉर्मल कंडीशन सीक्वेंस इज जीजीटी। जीजीटी एक नॉर्मल सीक्वेंस है। द हेटेरोजाइगस म्यूटेशन जीटी, ये हेटेरोजाइगस म्यूटेशन हो गया है। सेंटर इज कन्फर्म्ड इन द रिवर्स सीक्वेंस। अब देखिएगा यहाँ पे जी है, आप सबकी पीक देख सकते हैं, जी की पीक इतनी है, जी की इतनी पीक मिली है, सी की इतनी मिली है। अब टी अगर यहाँ पे दो प्रेजेंट है तो टी की देखिए कितनी हाई पीक मिली है। ये देखिएगा जी दो प्रेजेंट है, जी की हाई पीक मिल रही है, फिर अगेन जी दो प्रेजेंट है, जी की फिर अगेन हाई पीक मिल रही है। इस तरीके से मिल रही हैं चीज़ें। यहाँ पे म्यूटेशन के केस में देखा गया हेटेरोजाइगस म्यूटेशन है तो छोटी पीक भी मिली, बड़ी पीक भी मिली, अगेन छोटी पीक बड़ी पीक दोनों ऐसे मिली। और जो लास्ट है ये रिवर्स सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस ही पलट गया है। पायरो सीक्वेंसिंग इज एनालिसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज। देखो यहाँ पे हमने पहले ही अभी देखा था कि दो फॉस्फेट रिमूव हो जा रहे थे जिनको कि हम पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। तो पायरो सीक्वेंसिंग इसी की तो एनालिसिस होती है। ये जो पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं इन्हीं की एनालिसिस करती है। व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड बेस दैट इज डीएनटीपी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए, कोई भी बेस आके डीएनए से जुड़ता है पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है, दैट इज बीटा और गामा फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया टॉप लेफ्ट में डीएनए है प्लस डीएनटीपी आके जुड़ा, पॉलीमरेज ने वर्क किया, दो फॉस्फेट निकल गए और ये डीएनए का एक यहाँ पे बढ़ गया, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बढ़ गया। द रिलीज्ड पायरोफॉस्फेट इज ए कोफैक्टर फॉर एटीपी जनरेशन। अब ये जो होता है ये एटीपी के जनरेशन के लिए एक कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। फ्रॉम एडिनोसिन 5'
सल्फेट, एपीएस की मदद से ये एटीपी को जनरेट कर देता है। ल्यूसीफेरेज प्लस एटीपी, ल्यूसीफेरेज और एटीपी जब मिलते हैं होता क्या है, कन्वर्ट्स ल्यूसीफेरिन टू ऑक्सील्यूसीफेरिन, ये ल्यूसीफेरिन को ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट आया प्लस एपीएस आया, पायरोफॉस्फेट और एपीएस ने मिलके एटीपी बना दिया। एटीपी बनाने के लिए एंजाइम का यूज़ किया सल्फ्यूराइलेज, यही यहाँ पे बताया गया है। ये वाली लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो रिलीज पायरोफॉस्फेट होता है वो एटीपी का जनरेशन करवा देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सल्फ्यूराइलेज। ठीक है, अब इतना हो गया। अब ये जो एटीपी है, एटीपी और ल्यूसीफेरेज, ये देखिएगा ल्यूसीफेरेज एंजाइम है, इसके साथ में जब एटीपी जुड़ गया तब इसने क्या किया, जो ल्यूसीफेरिन था उसको ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही ये ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट हुआ, आपको लाइट देखने को मिला, आपको ल्यूमिनिसेंस देखने को मिला, और इसकी इस तरीके की एक पीक आपको देखने को मिल गई। ये देखिएगा टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे पीक ऊंचे पर भी जा रही है, फिर धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, feel free to contact, feel free to comment, we will answer your questions. अब अगला क्या है, अब ये ऑक्सील्यूसीफेरिन में तो कन्वर्ट हो गया विद द प्रोडक्शन ऑफ लाइट विच इज डिटेक्टेड बाय ल्यूमिनोमीटर। ल्यूमिनोमीटर में इस पीक को डिटेक्ट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा। नाउ दिस सिस्टम इज रीजेनरेटेड विद ए पायरेज। अब ये सिस्टम को दोबारा से रीजेनरेट किया जाता है ए पायरेज की मदद से, दैट डिग्रेड्स रेजिडुअल फ्री डीएनटीपी एंड डीएटीपी। इसका क्या काम होता है ए पायरेज का, कि जैसे बाकी तो डीएनटीपीज जाके वहाँ पे जुड़ गई हैं, लेकिन जो बची हुई हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है, उनको ये डिग्रेड कर देता है, ख़त्म कर देता है उनको। जैसे कि ये देखिएगा एनटीपीज बचे हुए हैं, ए पायरेज आया, एनटीपीज को डीएनटीपी में डीएनडीपी में कन्वर्ट किया, डीएनएमपी में और फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ ही एटीपी आया, एटीपी भी पायरेज ने वर्क किया, इसको एडीपी, एएमपी और फॉस्फेट में डिग्रेड कर दिया। एज न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू दिस सिस्टम वंस एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही बार न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन किया जाता है। दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड्स जेनरेट आ लाइट सिग्नल। क्योंकि एक ही साथ में सबको ऐड कर दिया है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो अलग तरीके की ल्यूमिनिसेंट शो करेगा, उसी से आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से डिटेक्टर में मिलेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं वैसे ही उनकी पीक भी मिल रही है। यहाँ पे सी डबल है तो सी की पीक लंबी मिल रही है, जी डबल है तो जी की भी पीक बड़ी मिल रही है, ए सिंगल है तो एक ही पीक मिल रही है, इस जगह पे कुछ भी नहीं है तो कोई भी पीक नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से पायरो सीक्वेंसिंग की जाती है और सीक्वेंसिंग से चीज़ों को डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे बाईसल्फेट डीएनए सीक्वेंसिंग। अभी तक हम लास्ट लेक्चर से डीएनए की सीक्वेंसिंग को ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है, और सबके सब इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी आते हैं, हर एक टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी भी है सारी चीज़ें पढ़ना। तो चलिए अब बाईसल्फेट डीएनए सीक्वेंसिंग पे मूव करते हैं हम लोग। बाईसल्फेट डीएनए सीक्वेंसिंग और मिथाइलेशन स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग। बाईसल्फाइड डीएनए सीक्वेंसिंग का ही दूसरा नाम है मिथाइलेशन स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो बाईसल्फाइड डीएनए सीक्वेंसिंग है उसी को ही मिथाइलेशन स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ये हम अगले प्रोसीजर में अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सीक्वेंसिंग होती है इज अ मोडिफिकेशन ऑफ चैन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग। चैन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग पढ़ी है हम लोगों ने। ये बाईसल्फाइड डीएनए सीक्वेंसिंग
उसी का एक मॉडिफिकेशन है। लेकिन इसका काम क्या है, इस जब टर्मिनेशन सीक्वेंस से आप पता कर पा रहे थे, तो इस वाली सीक्वेंसिंग का काम क्या था? इसका काम ये था क्योंकि इट वाज डिजाइन टू डिटेक्ट मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को डिटेक्ट करता है जिनके पास में मिथाइलेशन प्रेजेंट होता है, दैट इज CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। For bisulfite sequencing, 2 to 4 ग्राम of genomic DNA is cut with restriction enzyme। 2 से 4 ग्राम तक जीनोमिक DNA आप लेते हैं, इसको कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं टू फैसिलिटेट डिनेचुरेशन, ताकि इनका डिनेचुरेशन कराया जा सके। अब DNA को कट करने के बाद में उसका डिनेचुरेशन कराया जाता है। The enzyme should not cut within the region to be sequenced। अब जो एंजाइम है इस तरीके से यूज करना है कि वो उस वाले सेक्शन को ना कट कर दे जिससे आपको सीक्वेंसिंग करनी है, क्योंकि अगर वही रीजन कट हो गया फिर आप सीक्वेंसिंग किस चीज की कर पाएंगे। The restriction digestion products are resolved on an agarose gel। agarose gel पे जो restriction digestion product होते हैं, जो DNA को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट किया गया है, उनको एग्रोस जेल की मदद से एग्रोस जेल पर रिजॉल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, एंड द फ्रेगमेंट्स ऑफ द साइज ऑफ इंटरेस्ट आर प्योरीफाइड फ्रॉम द जेल। और आपने एग्रोस जेल पे डाल दिया रिजॉल्व करने के लिए। अब जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो साइज ऑफ इंटरेस्ट आपका है, जितने साइज को आपको चाहिए है सीक्वेंस, आप उस सीक्वेंस को निकाल लेते हैं, जेल से प्योरीफाई कर लेते हैं। The purified fragments are denatured with heat 97 डिग्री सेंटीग्रेड for 5 मिनट। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में जो भी प्योरीफाइड सेगमेंट आपके होते हैं वो हीट कर दिए जाते हैं और डिनेचर कर दिए जाते हैं। डिनेचुरेशन होता है 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इस डिनेचुरेशन के बाद में क्या करना है, एक्सपोज्ड टू बाईसल्फाइड सॉल्यूशन। अब इसको बाईसल्फाइड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाया जाता है। जो बाईसल्फाइड सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, सोडियम बाईसल्फाइड है, NaOH है एंड हाइड्रोक्विनोन है। ये चीज़ें बाईसल्फाइड सॉल्यूशन में आती हैं। और डिनेचर्ड DNA है जो आपको, उसको 16 से 20 घंटे तक आपको इंक्यूबेट करना है, रख देना है ऐसे ही। आफ्टर द रिएक्शन के बाद में द ट्रीटेड सैंपल इज क्लीन। जो ट्रीटेड सैंपल है इसकी क्लीनिंग की जाती है। प्रेसिपिटेटेड एंड रीसस्पेंडेड। इसका प्रेसिपिटेशन किया जाता है, पहले क्लीन करा लिया, क्लीन करने के बाद में इसका प्रेसिपिटेशन करा दिया और प्रेसिपिटेट हो गया तो इसको रीसस्पेंडेड फॉर यूज एज अ टेम्पलेट फॉर PCR एम्प्लीफिकेशन। अब इसको रीसस्पेंड किया जाता है एक टेम्पलेट की तरह, ताकि PCR में इसका एम्प्लीफिकेशन करवाया जा सके। The PCR amplicons are then sequenced in a standard chain termination method। अब जब PCR से छोटे से फ्रेगमेंट्स के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, बहुत सारी कॉपीज बन गई, तो जो PCR एम्प्लीकॉन्स होते हैं, जो एम्प्लीफाई होकर फ्रेगमेंट्स रेडी होते हैं, उनको एम्प्लीकॉन बोला जाता है। फिर उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है इन अ स्टैंडर्ड चेन टर्मिनेशन मेथड, एक स्टैंडर्ड चेन टर्मिनेशन मेथड के द्वारा। अब आता है बात मिथाइलेशन की, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो मिथाइलेशन को ही तो डिटेक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं मिथाइलेशन को कैसे डिटेक्ट करता है। Methylation is detected by comparing the treated sequence with an untreated sequence। अब इसको क्या करना है, जिस पे आपने ट्रीटमेंट दिया है और एक ऐसा सीक्वेंस जिस पे कि आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया है, अब उन दोनों को आप कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन किया जाता है दोनों का। एंड नथिंग वेयर इन द ट्रीटेड सीक्वेंस दैट इज CG बेस पेयर्स आर नॉट चेंज टू UG। अब यहाँ पे देखा जाता है कि जो ट्रीटेड सीक्वेंस है G और C बेस पेयर हैं, वो U और G में तो चेंज नहीं हो गए। दैट इज द सीक्वेंस विल बी अल्टर्ड रिलेटिव टू कंट्रोल्स एट द अनमिथाइलेटेड C साइट।
जो सीक्वेंस है वो जो भी अनमिथाइलेटेड साइट होगी वहाँ पे कंट्रोल में थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्योंकि मिथाइलेटेड सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है तो मिथाइलेशन तो नेचुरल में प्रेजेंट ही होता है जो आप कंट्रोल लगाते हैं। तो कंट्रोल में ही थोड़ा सा अल्ट्रेशन आपको दिखेगा जहाँ पे, क्योंकि साइटोसिन पे ही मिथाइलेशन होता है तो साइटोसिन जो ये अनमिथाइलेटेड साइटोसिन को यहाँ पे चेक किया जाता है जो कि कंट्रोल वेल में पड़ा होता है, और जो आपका नया वेल से नए फ्रेगमेंट्स मिले हैं आप उनको कंपेयर करते हैं और आपको यहाँ पे मिथाइलेशन सीक्वेंस का डिटेक्शन मिल जाता है। Non-sequence detection methods have also been devised to detect DNA methylation. कुछ ऐसे भी मेथड हैं नॉन सीक्वेंसिंग डिटेक्शन मेथड जिनको कि डीएनए के मिथाइलेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सच एज यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू डिटेक्ट रेस्ट्रिक्शन साइज। रेस्ट्रिक्शन साइट को डिटेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये डीएनए के मिथाइलेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड बाय दी सीयू चेंजेस। अगर साइटोसिन यूरेसिल में कोई भी चेंज हुआ है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उनकी साइट को चेक करके आप रेस्ट्रिक्शन साइट का भी पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मिथाइलेशन सीक्वेंस ये है, जहाँ जहाँ साइटोसिन है वहाँ पे मिथाइलेशन प्रेजेंट है। देखिएगा इस वाले सी पे, इस वाले सी पे, इस वाले सी पे, सभी पे मिथाइलेशन प्रेजेंट है। अब ये ट्रीटेड सीक्वेंस ले लिया जिसका कि ट्रीटमेंट किया, अभी भी इसमें मिथाइलेशन सी पे प्रेजेंट है। अब क्या किया, अनट्रीटेड सैंपल लिया, अनट्रीटेड रेफरेंस लिया, आप देख सकते हैं मिथाइलेशन कहीं पे नहीं मिल रहा है, ट्रीटेड रेफरेंस में भी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी प्रेजेंट ही नहीं है, मिथाइलेटेड सी तो हट ही गया है। आपको यहाँ पे देखने को ही नहीं मिलेगा कि मिथाइलेटेड सी हो, हालांकि जिसमें जो अनट्रीटेड है उसमें मिथाइलेशन नहीं देखने को मिला है और जो ट्रीटेड है उसमें मिथाइलेशन प्रेजेंट है। तो उम्मीद है आपको दोनों ही सीक्वेंसिंग समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी वेबसाइट ITLS Academy को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से कि आप डायरेक्टली जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. If you are having any doubt or any query, then feel free to contact on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session.